मैं हरिओम राजौरिया आपके सामने अपनी कुछ बिल्कुल नई कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविताएं पिछले 5-6 महीने के दरमियान ही लिखी गई हैं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जो है सो है। उनसे जब पूछा गया क्या ये समय आपातकाल जैसा है, वे हंसते हुए बोले, हाँ है तो सही पर आपातकाल नहीं है। आप लाल को लाल कह सकते हैं, हरे को हरा और पीले को पीला। बात का सार संक्षेप है कि लोकतंत्र तो है और अभी बचा हुआ है साबुत। आप संविधान के दायरे में हैं पर कैमरे की निगरानी में। भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। थोड़ा बहुत आया है झोल तो झोल की पोल में छुपे रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रजातंत्र है जस का तस और जैसा है सो आपके सामने है। अब जो है सो है। अगली कविता का शीर्षक है दो बहनें। दो इमलियां थीं रेलवे स्टेशन के बाहर। दो सगी बहनें हों जैसे, एक जैसी बनक और विस्तार, एक जैसे ही दो झाड़। आधुनिकीकरण के चलते एक दिन काट दिया गया दोनों को। सबसे पहले कटी लंबी लंबी भुजाएं जो स्टेशन की तरफ इस तरह फैली थीं जैसे आगंतुकों को अपनापे से बुला रही हों अपने पास। भारी रस्सों की मदद से जमीन पर उतारा गया इन्हें धीरे धीरे। नव निर्माण चल रहा था, पुराना मिट रहा था, निर्मित हो रहा था नया। दोनों बहनों की कटाई के साथ ही प्रारंभ हुआ था स्टेशन का सौंदर्यीकरण। इस काम से बहुत लोग खुश थे। ज़्यादातर गल्ला व्यापारियों का मत था कि कुछ पाने के लिए कुछ तो होना ही पड़ता है। पर चिचिया रहे थे सैकड़ों तोते। उनके लिए एक उम्र दराज वृक्ष भर नहीं थी ये इमलियां, ये रहवास थीं इन तोतों की। पर कोई बोलता तो बोलता कैसे? तोते नागरिक भी तो नहीं थे, न वोट देते थे, न टैक्स भरते थे, न नाट्य, न कविता, न गान, न किसी कथा में हो सकता था इन गंगा रामों के दुखों का बखान। कैसे कहूँ मूक फाकियों की व्यथा, कर नहीं सकता इस आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण की ठीक ठीक व्याख्या। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मुक्ति का सपना। जो हिंसक थे नहीं बन सके कभी माँ की कहानियों के पसंदीदा पात्र। चिड़ियों की, बंदरों की, सियारों की, राजा रानी, पहाड़, झरनों, वनों, वनस्पतियों की, विविधताओं की, जन की, मन की, जीवन की कैसी कैसी कहानियां थी माँ के पास। कल्पनाओं के इतने बड़े संसार में एक मामूली गौरैया सबसे चहेती थी और बार बार उपस्थित हो जाती थी माँ की कहानियों में। घमंडी हाथी की एक कहानी में जब वह पेड़ के तने से खुजलाता पीठ और पेड़ पर बने घोंसले में बैठे चिड़िया के बच्चे भय से कांपते और हिलते पेड़ के साथ साथ जब चिड़िया हाथी से लड़ने को खड़ी हो जाती, उसके इस कृत्य पर उसे ललकारती, सुनने वाले सब खिलखिलाकर हंस पड़ते जब अपनी जुगत से चिड़िया जीत जाती इस लड़ाई में। जंगल के राजा शेर को अपने पद अनुरूप माँ की कहानियों में कभी
मिल नहीं सका यथोचित सम्मान। माँ के कल्पना संसार में काबुल के घोड़े थे, 56 प्रकार के व्यंजन खाते चापलूस थे। भय था, आशा थी, अंधकार और सपने भी थे। भीतर से डरे हुए शेरों और मतिमंद राजाओं की अनेक कहानियां थी माँ के पास। मूर्ख राजा माँ की कहानियों से होते हुए दर्ज हुए हमारी बाल स्मृति में। कोए उड़ाने वाली बहिष्कृत रानियां, हाँपती भागती लौंडियां और दासियां, और तमाम सताए हुए जन जो कहानियों में अयोग्य राजा की प्रजा थे। सुरंगें, अटारियां, खोहें, खंदक, जलाशय, पता नहीं क्या क्या था कहानियों के उस चमकदार और रहस्यमयी संसार में। ऐसा सुंदर संसार था माँ की कहानियों में, जिसने डर से बाहर निकलना सिखाया। अनपढ़ माँ की कुछ कविता नुमा कहानियों में चालाक कोए के लिए गालियाँ थीं और बड़बोली चुईया के प्रति करुणा का भाव। आप पक्षियों के साथ गा सकते थे, उनके साथ साथ उड़कर छू सकते थे पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों को। कुछ देर के लिए अपने डर को, अभावों को भूल सकते थे और मुक्ति का सपना भी देख सकते थे अगली कविता का शीर्षक है नागरिक। उन बच्चों ने भी स्कूल के सब बच्चों के साथ कंकड़ मिक्स गेहूं के आटे की 3-3 रोटियां आलू के नमकीन पानी के साथ खाईं। इस गर्म पानी को हरवीर मास्टर झोलेदार सब्जी कहता था। फिर सारे बच्चे अपनी अपनी थालियां धोने बलराम तालाब की तरफ दौड़े। पहले 12 साल का अश्विनी डूबा। अश्विनी को पकड़ने शिवानी लपकी और इन दोनों के पीछे रोता हुआ 9 साल का छुटकू रवि भागा। फिर ये तीनों बच्चे काली मिट्टी पर फिसलते हुए तालाब के पानी में समा गए। जब ये बच्चे डूबते जा रहे थे तो इन तीनों के हाथों में भारत सरकार की जूठी थालियां थीं। सतना जिले के गांव के ये 3 बच्चे बलराम तालाब में डूबने के बाद अखबार के पहले पन्ने पर सिंगल कॉलम की खबर बन गए। वे जिस दिन डूबे उसके दूसरे ही दिन मंगलयान उड़कर मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाने की तैयारी में लगे थे। वे तीनों अगर बच जाते तो बड़े भी होते, बड़े होकर स्कूल के अपने मतदान केंद्र पर वोट करने भी जाते। अपने कामों के लिए पटवारी के सामने बहुत गिड़गिड़ाते। कभी अगर थाने बुलाए जाते तो वहां से रात पिटकर ही लौटते। यह जरूर है कि बड़े होकर वे भी बनते भारत के नागरिक ही। यह जरूर है कि बड़े होकर वे भी बनते भारत के नागरिक ही। मेरी अगली कविता का शीर्षक है गाय। गाय बैठी है चौराहे पर, रास्तों पर, सड़क के ठीक बीचों बीच, इस अधम संसार से निर्लिप्त, अपने ही किए कराए गोबर पर धीर भीर गंभीर गाय बैठी है। कोई गली गाय रहित नहीं, कोई सड़क सांड रहित नहीं। 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो हर तरह के वजन का पॉलीथीन अपने पेट में धरे मूर्ति मुद्रा में हाहाकार से तटस्थ गाय बैठी है। ज्ञान की डगर में, अज्ञानता के अंधकार में, राजनीति के गलियारों में फिर रही है सींग मटकाती। किसी घर के दरवाजे पर खड़ी है पहली रोटी के इंतजार में। वर्तमान में, इतिहास में, मनुष्य की स्मृति में चुपचाप बैठी है एक गाय।
याचक पुरोहित भी अब ग्रहण नहीं कर सकते इससे दान में। इस भाव को, भारत के हर नगर को अपनी उपस्थिति से हैरान करती हर खाली जगह पर एक गाय बैठी है, एक गाय बैठी है। अगली कविता का शीर्षक है रास्ता। रास्ता बंद हो गया, क्यों हुआ, किसने किया? आज़ादी के बाद कितने तरह से कितने लोगों ने कितने लोगों के रास्ते रोके। कहा गया अब यहाँ से नहीं, यहाँ से गुजरो। पहले जंगल से होकर गुजरते थे, फिर जंगल मैदानों में तब्दील हो गए, फिर खेतों से होते हुए निकली चमचमाती सड़कें, सड़कों के किनारे किनारे स्त्रियां निकली दिशा मैदान को, तो उनके रास्ते रोके गए। इतने कम लोगों ने इतने ज़्यादा लोगों के रास्ते रोके। एक टाई वाला अंग्रेजी बोलकर रास्ता रोकता था, एक मूंछों वाला देशी गालियां देकर इधर से नहीं अब उधर से जाना है, जाना हो तो जाओ, नहीं तो खड़े रहो चुपचाप। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मैं गायक बनना चाहता था। शुरू किया जो बेटे ने गाने का अभ्यास, मेरे भीतर भी कुछ बजने लगा। काश मैं भी गा पाता। होठों तक आकर ठहर गए शब्द, तन मन में सिहरन सी दौड़ गई। एक लहर सी आई भिगोकर चली गई, शब्द रहित लय तैर गई स्मृति में। समय को ठेल कर 40 साल पीछे लौट गया। छन छन कर सुनाई पड़ी एक बूढ़ी स्त्री की बुझी हुई आवाज, तनिक जलकर बुझ गई हवा में हिलती टाड़ पर धरी चिमनी की लो। सुंदर स्वप्न की तरह था एक गान, जो अकेले हो जाने की असहायता और भीड़ में खो जाने से बचाता था, जो भीतर रह रहकर कुरेदता रहता और बाहर आते ही हवा में कहीं बिखर जाता, जिसे गा नहीं पाया कभी ठीक से। कैसी विडंबना रही कि मुझे पता ही नहीं मैं गायक बनना चाहता हूँ। न गला, न वैसा अभ्यास, न कोई बाजा ही मेरे पास, गायक हो जाने का भ्रम भी नहीं। आज बेटे ने गाया तो गाने का भरम आया। एक सपना आया और बगल कंबल में आकर दुबक गया। कोई बनाना चाहता अगर, हो ना हो मैं भी बन जाता गायक। उस समय मैं भी इस देश में लोग बनाए जा रहे थे जाने क्या क्या। कुछ जो गायक बनना चाह रहे थे बाद में तोता ही बनकर रह गए। कुछ बनते बनते लोगों को बनाना सीख गए। कुछ एक बार जो कौआ बने तो फिर उससे आगे कुछ बन ही न सके। कोई व्यवस्था में फिट होकर कुछ बन गया, कोई अव्यवस्थाओं की वजह से कुछ ना बन सका। कोई बनते बनते तनक रह गया, कोई बनते बनते पूरा ही बन गया। कोई अभावों से हार कर चुप बैठ गया, कोई अभावों से लड़कर कुछ बन गया, पर मैं ना बन सका गायक। उन बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी बिल्कुल भी पता ना था कि मैं गायक भी हो सकता हूँ। निज गौरव के लिए नहीं थी मुझ में गायक हो जाने की आकांक्षा। पहले यूं ही गाता था, गाता तो गाता ही चला जाता। कभी पिता की घुड़की बीच में रोक देती, कभी बहनों की ना रोकने वाली हंसी, कभी कनारी के मुंह से मुंह मिलाकर गाता, कभी दरवाजे पर देर तक उंगलियों से 3 ताल बजाता, देर तक गणित का सवाल अधूरा छोड़ टेबल ठोक ठोक कर चिल्लाता। पर गाना मेरा कभी गाने जैसा तो नहीं हो पाता। आज बेटे ने जब गाया तो पिघलने लगा भीतर ही भीतर।
और 40 साल बाद आंख की कोर से आंसू बनकर रिस गया। मेरी अगली कविता है प्रश्न अभ्यास। दंगे पर कविता लिखिए, पुलिस की छूट की व्याख्या कीजिए, दंगों के 5 प्रकार बताइए, भक्त से दंगाई होने की आशंका और संभावनाओं पर विचार कीजिए, हिंसक समय का क्रमिक विकास लिखिए, बच्चों को घृणा करना कैसे सिखाएं, निर्लज्जता से झूठ बोलने की विधियां लिखिए, दंगों में जय बोलने का महत्व और गालियों से आक्रामकता पैदा करने के प्रयोग पर एक सार गर्भित टिप्पणी करिए। चाचा जी पहले अंशकालीन दंगाई थे, उनके पूर्णकालिक दंगाई बनने की यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 2 दंगाई विचारकों के नाम बताइए, दंगे और नर संहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य होने की हानियां लिखिए, दंगा होता नहीं है करवाया जाता है, इस प्रचलित झूठ पर निबंध लिखिए। पढ़ो और पढ़ने दो की जगह पढ़ो और पढ़ने दो की जगह है लड़ो और लड़ने दो को रेखांकित कीजिए। दंगाइयों को कपड़ों से पहचानने का सचित्र वर्णन कीजिए। एक प्रतिबद्ध दंगाई की प्राथमिकताएं बताइए। अग्निशमन यंत्र और देसी कट्टा का रेखा चित्र खींचिए। आभासी भय और दंगा, इस वाक्य की दंगों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। दंगों में प्रयुक्त हथियारों के प्रकार लिखिए। ईंट फेंकते दंगाई का भाव चित्रण कीजिए। इस तरह के दंगा केंद्रित प्रश्न अभ्यास से अपने कुछ मौलिक प्रश्न तैयार कीजिए। धन्यवाद।